आगे जो है हम लोग का आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7th राइट था, आज के दिन में ये 6th राइट। 7th था, आज 6th है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में एक ही आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 32। इसमें कोई अमेंडमेंट आप देख रहे हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, जो पहले था अभी भी है। ये जो आर्टिकल है इसको डॉक्टर अंबेडकर सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताए हैं कि इसके बिना संविधान जो होता दैट विल बी जीरो, नलिटी। इसके बिना संविधान का कोई वैल्यू नहीं है, अंबेडकर का कहना था। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर हम दे दें लोगों को, आपका ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन लोगों का अगर फंडामेंटल राइट छीना जा रहा हो और लोग कुछ कर न सके, कोई उनके पास इलाज न हो, तो फिर फंडामेंटल राइट का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो लोगों को अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का, सीधे जाने का राइट देता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिकम्स गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और भी अगर आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि state shall not make any law which is inconsistent with rights given in this part, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर अगर छीनती हो तो हम कहां जाएंगे? तो फिर 32 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। और इस तरह से आर्टिकल नंबर 32 जुडिशियल रिव्यू को एस्टैब्लिश करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू वर्ड का यूज नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू निकल जाता है आर्टिकल जब हम 13 पढ़ते हैं और फिर मिला के 32 के साथ पढ़ते हैं तो जुडिशियल रिव्यू निकलता है। क्योंकि आर्टिकल 13 बोलता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, बता देता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। और आर्टिकल 32 में ये बोला गया है कि अगर बनाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइएगा। तो जुडिशियल रिव्यू यहां से एस्टेब्लिश होता है। आर्टिकल 13 रेड विथ आर्टिकल 32। तो यहां पर है क्या है, ये कि सुप्रीम कोर्ट को, रिपीट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है और लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है टू मूव सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का अगर उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा हो। फंडामेंटल राइट चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन से छीना जा रहा हो या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन से छीना जा रहा हो, दोनों ही केस में हम सीधे के सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड सिंस इट इज आवर फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का आर्टिकल नंबर 32 इज आवर फंडामेंटल राइट। सो चूंकि इट इज आवर फंडामेंटल राइट तो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती है कि मेरे पास क्यों आए। ठीक, तो ये इसलिए इसका काफी वैल्यू है कि न केवल वो मतलब बोला कि आपके पास राइट्स है, लेकिन आपके पास और एक फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। तो सुप्रीम कोर्ट हम एज पर राइट जा सकते हैं। इसमें एक और भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज आर्टिकल 226। ये 226 में हाई कोर्ट को कुछ पावर दिए गए हैं जिसमें कि हम फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन पर जा सकते हैं, बट दिस इज नॉट आवर फंडामेंटल राइट 226। ठीक, इसलिए इसमें हाई कोर्ट को कुछ डिस्क्रिशन मिलता है कि आपको रेमेडी दे या नहीं दे आर्टिकल 226 में। लेकिन आर्टिकल 32 में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ भी बंधा हुआ है कि हम जाएंगे तो इट इज आवर फंडामेंटल राइट। ठीक, पढ़ते हैं। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। ठीक,
सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए डायरेक्शन दे सकेगी, ऑर्डर निकाल सकेगी, रिट निकाल सकेगी। और रिट में जो है हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरी करके है। तो हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण का रीट जो है वो निकाल सकेगी। हम लोग धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया, ये पावर संविधान दे दी। किसी और कोर्ट को पार्लियामेंट पावर दे सकेगी, सेम टू सेम पावर, बट सुप्रीम कोर्ट से छीन नहीं सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के पावर रहेगा और बाकी किसी कोर्ट को चाहे तो पार्लियामेंट पावर दे दे, सिमिलर पावर, उसके अपने जुरिडिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में ये काम करने के लिए। और ये जो राइट है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गारंटी है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला में बताया है कि इट इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसको अमेंडमेंट करके भी नहीं छीन पाएंगे। हाँ, जब इमरजेंसी लगा हुआ होता है, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, वैसे केस में राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर निकाल करके छीन सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं हम क्या बात किया अभी। आर्टिकल नंबर 32 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं और आर्टिकल 226 का भी यहाँ पे चर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिमिलर पावर जो है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को दिया गया है और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो हम लोगों के पास अगर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो इन केस ऑफ वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वी हैव द ऑप्शन टू मूव। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर्स निकालती है, जो रिट्स निकालती है, वो ऑल ओवर इंडिया इसका ज्यूरिसडिक्शन है। इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है अपना इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, जहां भी इसका ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में केस है इसलिए वो ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के लिए रिट निकाल दी हो। लेकिन एक बात है कि अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ हो, यहां पे फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं, और सोचिए कि फॉर सम अदर मैटर्स, कुछ आपका और शिकायत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, लीगल मैटर है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, कुछ डिफरेंसेस बता रहे हैं। दूसरी बात है कि दिस इज और फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 में को इन्वोक करना, तो इसीलिए 32 जो है हमारा राइट है और हाई कोर्ट का जो ये पावर है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसमें हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि मे इशू रिट्स, मे रिफ्यूज टू इशू। ठीक, लेकिन यहां पर अगर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन में, तो वो इशू करेगी। खैर, इन द सम बात यह है कि ये दोनों का अगर कंपेयर हम करते हैं तो एक बात निकल के आता है कि हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है रिट निकालने का, इट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा सा एनोमलस सिचुएशन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का पावर कम है और हाई कोर्ट का पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मूव करेंगे, इस बात को दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मूव करेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट में इस बात को ही रख के मूव कर सकते हैं कि माय फंडामेंटल राइट हैज बीन वॉलेटेड। ये आपको बोलना पड़ेगा, इसी ग्राउंड पे अपडेट निकलवा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो होगी वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट निकाल सकती है। उसके पास रिट निकालने का पावर जो है वो ज्यादा है। फंडामेंटल राइट में तो निकाल ही सकती है, साथ ही साथ वो अदर मैटर्स में भी रिट निकाल सकती है। यहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेक्निकली गई, अगर देखा जाए कि जहां तक फंडामेंटल राइट का बात है, चूंकि फंडामेंटल राइट है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस बेसिस पे, वो टेक्निकली हम बोल रहे हैं यहाँ पे, थ्योरिटिकली वो रिफ्यूज नहीं कर सकती है कि अदर रेमेडीज कांट रिफ्यूज, किस बेसिस पे कांट रिफ्यूज कि अदर रेमेडीज आर अवेलेबल। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि लेकिन मेरा तो आपके पास आना फंडामेंटल राइट है, मेरे पास और भी होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोला है आपके पास भी आ सकते हैं। लेकिन हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे फैसले में सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर आपको और भी एवेन्यूज अवेलेबल है तो उसको पहले एक्सरसाइज कर लीजिए। यानी अगर हाईकोर्ट में आप मूव करने का है आपके पास रास्ता, तो आप हाईकोर्ट में पहले पर मूव कीजिए। ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है, तो अब आप बोलेंगे नहीं, रिफ्यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाँ, लिखना जहां तक होगा तो आपको लिखते समय ये बोलेंगे कि आजकल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट बोलती है। कन्हैया कुमार का केस जो हुआ था ना, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था, बोली थी कि हाई कोर्ट में चले जाइए, आप बगल में ही है, दिल्ली हाई कोर्ट में जाइए। खैर, फिर क्या है यहाँ पे, इस बेसिस पर रिफ्यूज नहीं कर सकती कि जो पार्टी आया हुआ है प्लीडर, वो प्लीडर जो है इसका केस जो है टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एविडेंस टेकन। आप लोग अगर बाई चांस जय भीम देखे हैं तो जय भीम में भी हेबस कॉर्पस का ही केस उसमें है, और उसमें भी आप देखें कि इसी बात पे हो रहा था कि एविडेंस लेना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट हाई कोर्ट उसमें बोली थी कि चूंकि वो रियल इवेंट पे वो बना हुआ है मूवी, तो वो उसको देखने से आपको ये मिलेगा कि कैसे कोर्ट में काम होते हैं। खैर, टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि कांट रिफ्यूज बोल रहे हैं कि उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, एविडेंस लेना पड़ेगा, इस बेसिस पर रिफ्यूज नहीं कर सकते कि नहीं हम नहीं देंगे। दूसरा बात है कि टेक्निकल रीजंस के रॉन्ग रीट हैज बीन डिमांडेड। अगर कोई पर्सन जो होता है वो गलत रेट डिमांड करता है तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं रिफ्यूज कर सकती कि नहीं आप तो गलत रेट मांग रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसको करेक्ट करेगी और करेक्ट करके वो जो रेट है वो निकालेगी। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बोली है कि लोकस स्टैंडी पहले बोलती थी कि अपार्ट फ्रॉम को वारंटो में लोकस स्टैंडी जो है उसका मतलब नहीं है कि वो देती थी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है, शुरू में एग्रीव्ड पार्टी ही मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट शुरू में। बट अभी जो है ये बेसिस को ढीला कर दी है लोकस स्टैंडी का। यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्ष है, वो पीड़ित पक्ष के अलावा दूसरे लोग भी जिनको उस केस में इंटरेस्ट हो या फिर उस राइट को वो एस्टैब्लिश कराना चाहते हो, वो भी मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इस कारण से आजकल PIL पिटीशन जो होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये काफी आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रीट्स निकालने के लिए जो पार्टी एग्रीव्ड है वो नहीं मूव कर रहा है, तो दूसरे लोगों को भी मूव करने का ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट दे रही है। तो ये हाल अभी है हमारा सुप्रीम कोर्ट का न अभी जो पढ़े नन रिफ्यूजल का बात पढ़े कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती। ठीक, तो रीट्स हम लोग पढ़े, रीट्स आर ऑफ 5 टाइप्स। तो शुरू करते हैं हैबियस कॉर्पस, इसको हम लोग बोलते हैं, हरी सब बोलिए। सर वो लास्ट वाला समझ में नहीं आया मेरे को, लोकस स्टैंडी आप क्या बताएं? लोकस स्टैंडी का मतलब है कि जो पर्सन, पहले क्या होता था, जो ये जितने सारे रीट्स का नाम लेंगे इसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है उसी को मूव करने का परमिशन दिया जाता था। मतलब कि अभी तो आएंगे बहुत सारे, मान लीजिए कोई केस है, कोई केस में कोई पार्टी एग्रीव्ड है कि उसको नुकसान हुआ है और वो गया सुप्रीम कोर्ट से, बोली कि ठीक है आपको नुकसान हुआ है तो आपका हम प्ली लेंगे। लेकिन सोचिए वो नहीं प्ली मूव कर रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है कि वहां पे केस हुआ है, कुछ लोगों को नुकसान हुआ है,
वो लोग नहीं आपके पास है सुप्रीम कोर्ट, हम आ रहे हैं क्योंकि मेरा भी उस केस में इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि राइट जो है, राइट टू प्रॉपर्टी से राइट टू प्रॉपर्टी को हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिश किया जाए। उसका छीन लिया गया है इलीगली, अभी तो है नहीं, आप सोचिए कि ये 78 से पहले उसका इलीगली छीन लिया गया है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट एक रिट निकाले और रिट निकाल करके और इसको करेक्ट करे, ये जो जुर्म हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट इधर में इसका परमिशन दे रही है कि ये नहीं पूछ सकते कि आपको क्या पड़ा हुआ है ये लाने का, रेट के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। आप तो पक्ष नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे रही है। जो पक्ष नहीं भी है उस केस में उसको भी दे रही है फॉर जनरल इंटरेस्ट। तो इस तरह के लिटिगेशन को हम लोग बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो चलिए आते हैं हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस में इसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी। हैविंग यहां पे है, हैविंग, और यहां पे है बॉडी, कॉर्पस। तो हैबेस कॉर्पस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया जाता है ताकि वो पर्सन जो इलीगली डिटेन्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट बुला सके और उसका गिरफ्तारी का कारण जान सके, और अगर वो इलीगल है तो उसको मुक्त करा सके। ठीक, तो आपको तो पता ही है कि 24 आवर्स से ज्यादा किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात कि हमें नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो किसी को गिरफ्तार करने के लिए लॉ का जरूरत पड़ेगा। अगर लॉ ही इनवैलिड है, आप इसको आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट में समझा दे रहे हैं। ये मान लीजिए कि पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार कर ली अंडर 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कर ली गिरफ्तार। तो यहां पे जो पर्सन है या पर्सन के लिए कोई वकील, वो सीधे हाईकोर्ट में भी जाने का ऑप्शन दिख रहा है उसको, और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का ऑप्शन दिख रहा है। यहां पर हुआ क्या है कि लॉ जो है वो देखा जाए तो लॉ कोर्ट करके गिरफ्तार किया गया है, पर्सनल लिबर्टी को रोका गया है, लेकिन लॉ इज इन इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपको पता है श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि ये जो है 66A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसे केस में हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर पाएंगे जहां पर कि डिटेंशन जो है इट इज इलीगल ही बताएं 66A, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पुलिस वाले पकड़ के ले गए, 24 घंटे ज्यादा रख दिए हैं, ठीक, बिना मजिस्ट्रेट का परमिशन का। तो हम इसमें हैबस कॉर्पस का पिटीशन को मांगते हैं। अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों मूव कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि नहीं फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ है तो फिर हाई कोर्ट में हम मूव कर सकते हैं। ठीक, लेकिन आप ऐसे बोलने का जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो आप रीट है, ये रीट पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंडिविजुअल, कोई पर्सन भी अगर किसी को पकड़ के रखा हुआ है तो उसके लिए मूव किया जा सकता है, सरकार के लिए भी मूव किया जा सकता है। लेकिन आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे, लक्ष्मीकांत में दिया भी हुआ है, पढ़ लीजिएगा, कि अगर डिटेंशन लॉफुल है तो कैसे बनेगा केस कि हाँ लीगली किसी को गिरफ्तार किया गया है। ठीक, मान लीजिए कि कोई लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर वो अपना कंटेम्प्ट के लिए किसी को गिरफ्तार की हुई है तो इसमें हैबेस कॉर्पस नहीं आएगा। कोर्ट का ऑर्डर से अगर गिरफ्तार हुआ है हैबेस कॉर्पस नहीं आएगा। और अगर हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। झारखंड में गिरफ्तारी हुआ और दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो हैबेस कॉर्पस जो है एक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंडेमस, मैंडेमस जो है ये है परमादेश। इसमें किसी पब्लिक ऑफिशियल, ध्यान रहे पब्लिक ऑफिशियल, या हाई कोर्ट और
ये सुप्रीम कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल के को ये आदेश देती है, एरिट देती है, परमादेश। ध्यान से सुनिएगा बातों को, कहीं कहीं पे बहुत कंफ्यूजन होगा। इट इज टू डू समथिंग, करो। ठीक, किस टाइप का? एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम, नॉट जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम। इंफीरियर कोर्ट्स, यहाँ पे कोर्ट्स लिखते हैं, मतलब जुडिशियल नहीं हम बोल रहे हैं। करो, क्यों नहीं करते? यानी कि कोई पब्लिक ऑफिशियल को कोई ड्यूटी है, द ड्यूटी इज नॉट डिस्क्रिशनरी, दैट इज ऑब्लिगेटरी, उसको करना है, बाउंड, ड्यूटी बाउंड, और वो नहीं कर रहा है तो अगर उसके नहीं करने से फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में मूव कर सकते हैं। अगर उसके नहीं करने से फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है तो हम हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो नहीं करने से, और कभी कभी क्या होता है, करने से रोकने के लिए भी किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का है, जस्टिस देने वाला बात नहीं है। यहां पे हम एग्जांपल, यहाँ पे जो एक केस आया था उस केस को ही लेते हैं। एक जज का मतलब प्रमोशन हो करके और उसको सबऑर्डिनेट सिविल जुडिशियल सर्विस उसका अपॉइंटमेंट बना था, मतलब हो जाता नॉर्मली। लेकिन क्या हुआ कि एक कॉम्युनल रोटेशन चल रहा था। उस रोटेशन में उस साल उसका कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी को पोजीशन मिलना था। तो ये केस हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो पर्सन है, जो रिट निकालने का बात किया था, रिट क्या था यहाँ पे? रिट था कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मना कीजिए, कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, क्योंकि मेरे से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16(1) वो वॉयलेट हो रहा है। तो बात ये है, लेकिन हम यहाँ पे मना बोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मना किस टाइप का है? एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट जुडिशियल। या चलिए अब आते हैं, हम लोग हाई कोर्ट में आते हैं। किसी ऑफिसर को कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने का राइट है और वो ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि मेरा कोई फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और मैंडेमस इशू करवा सकते हैं, जिससे कि ऑर्डर आएगा कि इशू द कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक, हम दोनों ले रहे हैं केस, एक हाई कोर्ट का भी केस ले रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी केस ले रहे हैं। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम तभी कर पाएंगे अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको नहीं इशू हो रहा है और आप अगर प्रूव कर सकते हैं इससे मेरा जो नौकरी जो है, जो रिजर्वेशन को नहीं मिलेगा, दैट इज माय फंडामेंटल राइट, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधे भी खटखटा सकते हैं। ठीक, तो हम रिपीट कर रहे हैं कि ये जो ड्यूटी है वो कैसा होना चाहिए, जिसको आप पब्लिक ऑफिशियल से आप ड्यूटी करवाना चाहते हैं। इट मे बी स्टैट्यूटरी, कोई लॉ है जिससे उसको मिला हुआ है पावर, या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। जिसको वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक, मान लीजिए कि कोई ट्रिब्यूनल है, हम जहां पे नाम ले ट्रिब्यूनल का, कोई ट्रिब्यूनल जो है वो उसके काम नहीं करने के कारण, अभी हम फंडामेंटल को हटाते हैं, वो उसको कुछ काम उसको दिया गया है स्टैट्यूट से, एक ट्रिब्यूनल बना और ट्रिब्यूनल को बोला गया कि लेबर और जो मालिक हैं
लेबर ट्रिब्यूनल, इनके बीच में फैसला करना है और ये नहीं कर रहे हैं, और इस कारण से जो लेबर है उसका बोनस रुका हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट, या अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन आपको लगता है, या फिर हाई कोर्ट, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं भी है तो हाई कोर्ट में हम प्ली दे सकते हैं। इसका जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा अभी आगे वो प्रोहिबिशन से होगा, ठीक, लेकिन खैर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंडेमस जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ में नहीं निकाला जाता, ठीक। आप लोगों को अगर 1 महीना का छुट्टी दे दें तो आप लोग नहीं जा पाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, पढ़ा नहीं रहे हैं। आप लीगली जा सकते हैं, बट रीट के हिसाब से आप नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं कि डिपार्टमेंटल कुछ अगर मैटर है तो उसमें मैंडेमस नहीं निकलता। आप सरकारी एम्प्लॉय बन जाएंगे, कुछ डिपार्टमेंटल रूल्स होंगे, आप उस रूल्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये रूल्स को कहीं कोई ऑफिसर नहीं लागू कर रहा है और इसको लागू करवाया जाए, ठीक। और ड्यूटी अगर डिस्क्रिशनरी हो, वो परफॉर्म कर भी सकता है पर्सन, नहीं भी कर सकता है तो भी नहीं जा सकते, ठीक। ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट में मैंडेमस नहीं निकलता है, ठीक, ये नहीं कर सकते कभी। आगे बढ़े, प्रोहिबिशन। यहां से जो बात हम शुरू कर रहे हैं 2 में, यहां पे क्या है कि फंक्शन जो जिसके खिलाफ में आप प्ली देंगे उसको कोई जुडिशियल टाइप का उसको काम होना चाहिए, जुडिशियल टाइप का, जजमेंट टाइप का अगर काम होना है तो कोई भी कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, प्रोहिबिशन, ध्यान से सुनिएगा आगे। प्रोहिबिशन जो होता है, मतलब एकदम बहुत ध्यान से ये बात समझ लीजिए, प्रोहिबिशन जो होगा वो किसी इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में निकलेगा जिसका कोई जुडिशियल फंक्शन है। जुडिशियल, उसको 2 पक्षों के बीच में निर्णय करना है, कुछ ऐसा फंक्शन है, तो उसके खिलाफ, या ट्रिब्यूनल को कुछ ये करना है, कोई फैसला सुनाना है, तो उसके लिए निकल सकता है। प्रोहिबिशन रुकता है, रुको, क्यों रुको? इसलिए रुको क्योंकि तुम वो काम हाथ में ले लिए हो जो तेरा ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। अब सोचिए कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग को लेकर के उसको डील करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, और ट्रिब्यूनल प्लेयर का सिलेक्शन कैसे किया जाए वो सब के लिए वो फैसला सुनाने का काम जो है वो शुरू करने वाला है, सुनाया नहीं है, शुरू करने वाला है। उसके लिए वो एविडेंस इकट्ठा करने लगा है, पता चल गया है कि ये तो वो भी काम कर रहा है जो इसका ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। तो ऐसे हालत में हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल का वायलेशन हो रहा हो, और हाई कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो भी, और वैसे भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिब्यूनल को रोका जाए तुरंत कि ये जो है, ये इसको जो काम दिया गया था उसे बाहर निकल करके और काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कावेरी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल, इसको बनाया कि कावेरी का पानी का बंटवारा कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कैसे होगा, तो ये क्या करे, ये कृष्णा नदी का जाकर के वाटर फ्लो मापने लगे। फैसला नहीं सुनाया है लेकिन वैसे अब सुनाएगा। तो ऐसे हालत में उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन रहता है, प्रतिषेध, रुकिए, फैसला मत सुनाइए। जनरली तब जबकि ज्यूरिसडिक्शन को पार करके फैसला सुनाने का चांस रहता है, ठीक। देखिए वहां पे हम जब सुनाए थे अभी मैंडेमस में कि कम्युनल रोटेशन को रोकने के लिए फैसला आया था,
तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था, नॉट लीगल, जुडिशियल। और यहां पर जब हम बोल रहे रोकने का, तो यहाँ पे फैसला जुडिशियल किसी के पास टास्क है वो है। तो दोनों में फर्क को अच्छा से कर लीजिएगा कि एक में जुडिशियल है और एक में एडमिनिस्ट्रेटिव है। मैंडेमस में पब्लिक ऑफिशियल को बोलते हैं करो, मैंडेमस में। ये देखिए, वो दोनों में और भी एक फर्क है कि करो। एक्चुअली वहां पर जब बोल रहे हैं, जब उसको बोल रहे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंप्लीमेंट मत करो, बल्कि उसको आप ऐसे सुनिए कि इस पर्सन को अपॉइंट करो, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है दैट इज रॉन्ग, तो इसको अपॉइंट करो। वहां पे एक आदेश है करने का, और प्रोहिबिशन में क्या है, रोकने का होता है, रुको मत करो। और किसको, मैंडेमस में पब्लिक ऑफिशियल को, जिसका कोई दैट इज ड्यूटी बाउंड। और यहां पे पब्लिक ऑफिशियल तो है ही, लेकिन वो जुडिशियल टाइप का है, फैसला करता है। नेक्स्ट एक एज सर्टेररी। सर्टेररी एज टू बी सर्टिफाइड टू बी इनफॉर्म, ये है उत्प्रेषण। तो ये तब होता है जबकि कोई एकदम सेम टू सेम है। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे ठीक, ये दोनों कोर्ट और ट्रिब्यूनल सेम टू सेम, यहां पे आप आ जाइए। ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में हायर कोर्ट्स इशू करते हैं। क्यों इशू करते हैं? क्योंकि फैसला आ चुका है, ठीक। तो फैसले को निरस्त करने के लिए सर्टेररी होता है। वहां पे क्या था, रुको, कहां कृष्णा, कावेरी का काम करना था, कहां कृष्णा पहुंच गए, रुको। और सर्टेररी में जो होता है वो होता है कि तुमको बोले थे कावेरी का फैसला सुनाने के लिए, कृष्णा का भी फैसला सुना दिए। सर्टेररी क्वास, यहां पे क्वास करने के लिए होता है, यहां पे क्वास, ठीक। और यहां पे टू प्रिवेंट, एक और भी कारण से होता है ये सर्टेररी कि इंफीरियर कोर्ट से मामलों को अपने पास मंगाने के लिए भी सर्टेररी होता है कि आपके पास पेंडिंग है वो मेरे पास भेज दीजिए सारा का सारा चीज, तो उसके लिए भी होता है ये। तो शुरुआत में जो है वो पहले ये केवल और केवल जुडिशियल जो टाइप के जो बॉडीज हैं उन्हीं में इशू किया जाता सर्टेररी। बट सुप्रीम कोर्ट बाद में डिसीजन दी है कि सर्टेररी तब भी इशू किया जा सकता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, उसके फैसलों को, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के फैसलों को निरस्त करने के लिए। जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो किसी का प्रॉपर्टी छीन ले, जब राइट टू प्रॉपर्टी था उस समय का सोचिएगा, प्रॉपर्टी छीन ले, उस पर कैप्चर कर ले, बिना कि उसको ये मौका दिए हुए कि तुम बताओ कि तेरा प्रॉपर्टी क्यों न लिया जाए। तो ये जुडिशियल टाइप का तो वो अथॉरिटी है नहीं, लेकिन उसमें भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी जहां पर के नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा हो वहां पे हम ये इशू करेंगे, हम सर्टेररी इशू करेंगे, ठीक। तो ये जो थे ये हुए 4 रीट्स। एक बार हम लोग ये करेंगे उसको, मतलब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और क्लियर। और लास्ट में हमारा जो है दैट इज सर्टेररी जो है वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल, आपको गेस कर ही लिए होंगे, और लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ में नहीं अवेलेबल है, लेजिस्लेचर के खिलाफ में नहीं है। जैसे प्रोहिबिशन के बारे में बात की है वैसे ही सर्टेररी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी जो काजल का क्वेश्चन था कि प्रोहिबिशन क्या लेजिस्लेटिव बॉडी को जाएगा या मैंडेमस नहीं जाएगा, सर्टेररी भी नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, को वारंटो।
क्वो वारंटो तब इशू होता है जब किसी पब्लिक ऑफिस पर कोई ऐसा पर्सन कैप्चर करके बैठा हुआ है जो उस पद के जो लीगली उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता था, वो इलीगल तरीके से वहां पर जाकर के बैठ गया है। तो उस केस में क्वो वारंटो विथ व्हाट राइट, विथ व्हाट राइट। अगर ये केस पहुंचता है, सोचिए किसी भी जगह पर, किसी भी ऑफिस पे, पब्लिक ऑफिस पे, लेकिन वो मिनिस्टर्स वगैरह नहीं, मतलब इसमें नहीं जोड़ सकते आपकी मिनिस्टर्स होगा क्या, नहीं मिनिस्टर नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है जो एमपी और एमएलए है, वो एमपी एमएलए बन गए हैं, लेकिन वो जो पोस्ट है वो पोस्ट वो लीगली नहीं, वो जाके, आप ऐसे समझिए जाके बैठ रहे हैं। या फिर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी पब्लिक पोस्ट पे कोई ऐसा पर्सन है जो काम कर रहा है, किसी कारण से सरकार का कमी है, वो वहां पे उसको बैठा दी है, कोई बिना एग्जाम लिया, बिना किसी रूल्स को फॉलो किए हुए, वैसे हालत में एक वो वारंटो का रिट बनता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि बताइए आप किस राइट से उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और अगर वो इलीगली उसको होल्ड किया हुआ है पोस्ट को, तो ये क्वो वारंटो इशू करके और उसको उसका पोस्ट को खाली करा सकती है। ठीक, तो हम लोग क्या किए, हम लोग पढ़ लिए बहुत कुछ, एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे दैट वाज हैबस कॉर्पस। हाँ, तो हैबस कॉर्पस इज टू ब्रिंग द बॉडी। इसका यूज तब करते हैं जब किसी पर्सन को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिटेन करके रखा गया। ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि उस पर्सन को लाने का आदेश दिया जा सके, और अगर उसका डिटेंशन इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको मुक्त कराया जा सके। नंबर 2, मैंडेमस। और क्या था, हैबस कॉर्पस जो है, हैबस कॉर्पस में प्राइवेट और पब्लिक दोनों अथॉरिटी के खिलाफ में इशू किया जा सकता है। मैंडेमस जो होता है वो केवल और केवल पब्लिक अथॉरिटी के लिए इशू किया जाता है, उससे कुछ काम कराने के लिए, जो वो ड्यूटी बाउंड है वो नहीं कर रहा है, इसमें मैंडेमस निकलेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम होता है जिसमें कि मैंडेमस निकलता है। थर्ड जो प्रोहिबिशन भी जो होता है, वो प्रोहिबिशन पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट में निकलता है, बट ये पब्लिक अथॉरिटी जो होता है वो जुडिशियल टाइप का काम इसको करना होता है, और जुडिशियल टाइप का काम करने में वो जो काम करने वाला है वो काम अपने ज्यूरिसडिक्शन से, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के करने वाला है, उसको पहले ही रोक दिया जाता है कि रुक जाइए, आप काम मत कीजिए, आप फैसला मत सुनाइए। 4th, सर्टियोररी में भी सेम है। सर्टियोररी में भी सेम है कि ये भी जुडिशियल टाइप के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ में निकाला जाता है, इंफीरियर कोर्ट्स। जब कोई फैसला ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर के दिया जाता है तो सर्टियोररी होता है, सर्टियोररी का रिट इशू किया जाता है। एंड 5th, क्वो वारंटो में किसी पब्लिक ऑफिस पे अगर कोई पर्सन इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है तो उस पब्लिक ऑफिस को उस इंपोस्टर्स जो आकर के कैप्चर कर लिया उससे मुक्त कराने के लिए किया जाता है। ये था आर्टिकल 32 के 5 रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को अच्छा से पढ़ना है।